हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, वेरी गुड। कल के क्लास में जो लास्ट था लेक्चर हमारा, उसमें हम लोगों ने क्वांटम नंबर के बारे में डिटेल नॉलेज लिया था। क्वांटम नंबर क्या और टाइप्स क्या है क्लियरली एक्सप्लेन किया। लेकिन सवाल है कि नीट के लिए या जेई में जो प्रॉब्लम आते हैं वो आता है क्वांटम नंबर पर बेस्ड, जो एमसीक्यू आता है वो। आज के क्लास में, आज के लेक्चर में हम यही इसी बात को डिस्कस करेंगे। वहाँ 100% फोकस होगा केवल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वांटम नंबर। इसमें 3 टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, 3 टाइप्स के प्रॉब्लम। ठीक है, आप आई थिंक कि आपके पास कंसेप्ट है तो सारे प्रॉब्लम का जवाब आप सीख जाओगे, एंड हाउ टू आंसर, हाउ टू ऑप्ट द करेक्ट ऑप्शंस, ये भी आप समझ जाएंगे जल्दी से। ठीक है, रेडी, स्टार्ट करें। ओके, टाइप 1, पहला टाइप। टाइप 1 में हुआ कि किसी एटम का कोई स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन है, उसके कहते हैं चारों क्वांटम नंबर बताओ। जैसे आप में से कोई स्टूडेंट हो और उसका एड्रेस हमें पता है, मतलब उसका घर देखा हुआ है, हम कहेंगे उसका एड्रेस लिखो, तो आप एड्रेस लिख सकते हो चूंकि आपने वो देख लिया है। ऐसे ही किसी एटम में कोई खास इलेक्ट्रॉन है, उसके चारों क्वांटम नंबर कैसे निकालेंगे? मतलब टू फाइंड 4 क्वांटम नंबर्स, 4 quantum numbers for a particular electron in an atom। किसी एटम में कोई खास इलेक्ट्रॉन है, आपसे दे देंगे 25वां इलेक्ट्रॉन, 50वां इलेक्ट्रॉन, 48 इलेक्ट्रॉन, 20वां इलेक्ट्रॉन, 10वां इलेक्ट्रॉन, 5वां इलेक्ट्रॉन। कोई खास इलेक्ट्रॉन का कैसे निकालेंगे? तो एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे। जैसे फॉर दो प्रॉब्लम देते जा रहा हूं। नंबर 1, फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, तो लिख दिया 17। क्लोरीन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इसके चारों क्वांटम नंबर क्या होगा? बेसिक बात यहीं से स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखें और पता करें कि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है। कल हमने एक छोटा सा पिछले लेक्चर में एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, आज कंप्लीट देखो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब आपको दिखता होगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है? 3p में है। इसमें पहला और दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन होगा, 5वां से लेके 10वां तक होगा। इसमें 11 और 12 नंबर का इलेक्ट्रॉन है, और इसमें 13 से लेकर के 17 तक इलेक्ट्रॉन है। गिन लेंगे हम लोग ऐसे ही। इलेक्ट्रॉन को पहले आप पता करो कहाँ है, ठीक है। सो लिखेंगे the last electron is in 3p सबसेल। 3p सबसेल में है लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसलिए अब 3p है तो बताओ n की वैल्यू कितना लिखेंगे? 3। n 3 है तो l के लिए पॉसिबल वैल्यू क्या सा हो सकता है? 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। क्यों? तो थर्ड सेल में तो 3 सबसेल होते हैं, 3s, 3p, 3d। ये किसके लिए होता है? s के लिए। ये किसके लिए होगा? d के लिए। और ये किसके लिए होगा? p के लिए। देखो p के लिए, तो चूंकि l इक्वल टू कितना आपको निकालना, p किसमें इलेक्ट्रॉन है? 3p में। तो ये वैल्यू सेलेक्ट कर लोगे, इन दोनों को हटा दोगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्रॉस कर दिया। या ऐसे भी देखो p में है तो l की वैल्यू 0, यानी l इक्वल टू कितना होगा? 1। l की वैल्यू 1 हो गया, n की वैल्यू 3 होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, एजिमिथल क्वांटम नंबर 1। अब l की वैल्यू 1 होगा, इसलिए m की वैल्यू क्या सब लिखेंगे आप? +1, 0, -1, यानी 3 ऑर्बिटल लिखोगे।
चेक करना ध्यान से, सीखना। देखो 3 ऑर्बिटल लिख लिया और बताया था कि जब डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, हंस रूल की बात कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली फिलअप होता है क्लॉकवाइज में, और जब सिंगली फिलअप हो जाता है तो फिर एंटी जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को आप फिलअप करेंगे। तो ये हुआ 13th इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 14th, ये हो गया 15th, ये हुआ 16th, और ये हो गया हमारा 17th। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां हमने हाईलाइट कर दिया। तो ये है 13, ये हो गया 14, ये हो गया 15, ये हमारा 16 नंबर का इलेक्ट्रॉन है, और ये हो जाएगा 17 नंबर का लास्ट इलेक्ट्रॉन 17। यहां देखो, ओके। इसलिए अब बताओ N3, L1 और M की वैल्यू तो 3 है, लेकिन उसमें से कोई एक ही लिखेंगे आप। तो बताओ जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये है, ये किस ऑर्बिटल में है? 0 वाले में, इसलिए M की वैल्यू क्या लिख लेंगे? 0। आ गया, ठीक है। नेक्स्ट S वैल्यू तो पढ़ा था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता था S की वैल्यू क्या होता है? प्लस हाफ। एंटी क्लॉकवाइज होता तो क्या होता है? माइनस हाफ। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो अपना इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस हाफ। क्यों? तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है स्पिन मोशन का, इस वजह से S की वैल्यू क्या लिखेंगे? माइनस हाफ। यानी आंसर होगा N इक्वल टू 3, L इक्वल टू 1 और M इक्वल टू 0 और S इक्वल टू माइनस हाफ। देख लो, क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो ये एड्रेस है, कंप्लीट एड्रेस हुआ किसका? तो क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि 17th इलेक्ट्रॉन का ये कंप्लीट एड्रेस है। ओके, समझ में आ गया सबको? यस नो? अगला एग्जांपल दे रहा हूं, नेक्स्ट एग्जांपल इसी पर हम दूसरा दे रहे हैं, टाइप 1 में ही। फॉर दी, चलो दूसरा एग्जांपल ले लें, कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया फॉर, बी में दे रहा हूं, फॉर 25th इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, इसका 25th इलेक्ट्रॉन में क्या कहता है? पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का निकालना है। तो आपको सबसे पहले ये पता, कन्फिग्रेशन लिखेंगे, पता करना होगा कि ये 25th इलेक्ट्रॉन कहाँ है, पहले उसको लोकेट करें। तो जिंक का 30 होता है एटॉमिक नंबर, आप लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, चेक करना, ठीक है। अब आप बताओ, इसमें फर्स्ट और सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, इसमें थर्ड और फोर्थ है, इसमें 5th से लेके 10th तक है। बार बार लिख रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इसमें 11th और 12th नंबर का इलेक्ट्रॉन है, 11वां और 12वां। इसमें 13 से लेके 18th नंबर तक इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। ये 19th और 28th इलेक्ट्रॉन है, और इसमें 21st से लेकर के 30 नंबर तक का इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा 25वां इलेक्ट्रॉन किस में होगा? इसी के बीच में होगा, 21 से लेकर 30 के बीच में। तो कहाँ है ये? 3D में। तो लिखेंगे कि द 25th इलेक्ट्रॉन इज इन 3D सबसेल, 3D सबसेल, ठीक है। सो n इक्वल टू 3, और D में है L की वैल्यू डायरेक्ट ले लो 0, सॉरी 2, D में है तो L की वैल्यू क्या होगा? 2, और L 2 है, इसलिए M की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू क्या से हो सकता है? +2, +1, 0, -1, -2। ये 5 वैल्यू पॉसिबल है D के लिए। M वैल्यूज 5 तरह के पॉसिबल, मतलब 5 ऑर्बिटल्स होंगे। देख लो, ये है +1 वाला, ये हो गया 0, ये हो गया -1, ये हो गया -2 वाला, मतलब dxy, dyz, dxz, dx2y2, dz2। ये एक तरफ से कहते हैं, कोई ये नहीं कि अभी हम dz2 ही कह देंगे,
वो तो स्ट्रक्चर जो लिखा रहेगा तब नाम बताओगे, ठीक है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 10, तो गिनना, ये है 20 तक हो चुका है, तो ये 21वां इलेक्ट्रॉन है, ये 22वां इलेक्ट्रॉन है, 23वां, 24वां, 25वां, ठीक है। 26, 27, 28, 29, 30, पहले काउंट कर ले, 21st, 22nd, 23rd, 24th, और ये है 25, ये हो गया 26, 27, 28, 29 और 30। मतलब हमारा 25वां इलेक्ट्रॉन यहाँ है। इस इलेक्ट्रॉन को मैंने हाईलाइट कर रखा है, देखो 25th इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में होगा, इसलिए m की वैल्यू कितना लोगे? -2, ठीक है। m इक्वल टू व्हाट? -2। और ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में है, देखो टॉप, देखो उधर देखना ध्यान से, क्लॉकवाइज है, इसलिए s की वैल्यू क्या लिखेंगे? +12। दिस इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इस वजह से हम लोग लिख लेंगे ये वैल्यू, यानी आंसर होगा n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू कितना हो गया? m इक्वल टू -2 और s इक्वल टू क्या लिखेंगे? +12। ये एड्रेस हुआ 25वां इलेक्ट्रॉन का। जिस एटम का एटॉमिक नंबर 25 या 25 से ज्यादा है, सब में 25वां इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसकी ये क्वांटम नंबर हो जाएंगे। तो टाइप 1 क्लियर हो गया, ठीक है। अब टाइप 2, अब इसमें क्या होगा कि हम आपको किसी एक स्टूडेंट का एड्रेस बता देंगे, एड्रेस बता रहे हैं, ठीक है, और हम आपको कहेंगे उसको ढूंढो कहाँ पर है, तो एड्रेस लिखा रहेगा तो आप उसके पास पहुंच जाओगे। मतलब सिमिलरली किसी भी इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर दिया हुआ है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ वो इलेक्ट्रॉन कौन सा है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ। लेकिन ऐसे सवाल नॉर्मली लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए दिया जाता है। मान लो किसी एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन 19वां है, तो इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 19। किसी एलिमेंट का, किसी एटम का आखिरी इलेक्ट्रॉन 35वां है, 35th इलेक्ट्रॉन है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 35, ठीक है। तो टाइप 2 में चलो, टाइप 2 दूसरे टाइप का प्रॉब्लम, 3 टाइप के आते प्रॉब्लम, और उसके बाद कुछ नीट की प्रॉब्लम की भी ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, ध्यान से देखते चलना। टाइप 2 में, टाइप 2 इसमें होगा कि इफ या टू फाइंड या टू फाइंड एटॉमिक नंबर लिख लो, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट, और टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट, उस एलिमेंट को पहचानना हो। एटॉमिक नंबर मान लो 20 है, तुम क्या कहते हैं? कैल्शियम। इफ N, L, M and S values for the last electron are given, दिया हुआ, आखिरी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर दिया हुआ है, आप उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को पहचानो, एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा तो फिर एलिमेंट को पहचान लो, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू पर चलता हूं। ए में कि इफ फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू 0 एंड s इक्वल टू +12, -12 कर लो, s इक्वल टू -12। ये किसी एटम के आखिरी इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर दिया हुआ है ना। तो आपसे पूछा गया देन आइडेंटिफाई द एलिमेंट, एटम को पहचानोगे तो एलिमेंट का नाम आ जाएगा, मतलब एटॉमिक नंबर आपको पहचानना है। अब बताओ कैसे पहचानेंगे। अब सेल नंबर 4 में
तो 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2n²। तो 32 में से कुछ भी होगा तो n वैल्यू कुछ नहीं बताता, n वैल्यू बताता है सिटी। जैसे मान लो आप आगरा में रहते हो, अब आगरा इतना बड़ी सिटी है कि इसमें बहुत सारी कॉलोनी है, बहुत बड़ा एरिया है, किसी को ढूंढना पता नहीं चलेगा, आसान नहीं है, ठीक है। तो n वैल्यू केवल बताया लोकेलिटी के कहां पर है, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे? लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू कितना है? 4। इसका मतलब हुआ इट मीन्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन 4th सेल, चौथी सेल में। अब चौथी सेल तो बहुत बड़ा एरिया है भाई, 32 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2n², उसमें से कोई एक ढूंढना बड़ी कठिन है। अब जैसे जैसे क्वांटम नंबर यूज करते जाओगे प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। L इक्वल टू कितना लिखा है? 1। अब 4 सेल में 4s भी होता है, 4p, 4d, 4f सब होता है, लेकिन L की वैल्यू क्या लिखा है? 1। इसका मतलब हुआ इट इंप्लाइज द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन p सब सेल। अब बताओ 4th सेल का p सब सेल है, यानी कि आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें मौजूद है? 4p में। अब देखो प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ती जाएगी। n की वैल्यू से कुछ नहीं पता चला, जैसे हमने बता दिया कि आगरा में कोई किसी भी स्टूडेंट का एड्रेस आगरा का है, ठीक है। अब आगरा बहुत बड़ा है, अब उसमें कह दिया कि नहीं चलो जी कमला नगर का है, तो अब कमला नगर एक सर्टेन एरिया हो गया, वहां ढूंढना थोड़ा आसान होगा। तो सेल नंबर 4 था, लंबा एरिया था, अब सबसे ला गया, अब 6 में से कोई एक ढूंढना है। पी में तो 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले 32 में से कोई एक ढूंढना था, अब 6 में से एक ढूंढना है, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ती गई। अभी भी थोड़ी दिक्कत है। अब है m की वैल्यू कितना लिखा है? m इक्वल टू 0 लिखा है, m इक्वल टू 0। तो p के लिए हम जैसे m की वैल्यू होगा तो p के लिए पहले ऑर्बिटल बना लें ताकि आपको पता लग जाए। देखो ये m वैल्यू क्या होगा? +1, 0, -1। अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, अब कोई सा इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना। अब बताओ m इक्वल टू 0 किस इलेक्ट्रॉन के लिए? या तो ये इलेक्ट्रॉन होगा या फिर ये इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों में से कोई एक होगा। क्यों? तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठा है। तो चूंकि m इक्वल टू 0, सो द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज आइदर second electron of 4p or 5th electron of 4p. So the last electron is either what is either 4p2 or 4p5। 4p2 हो सकता है या 4p5। अभी भी अब दो में से एक। देखो जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता चला तो उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, 32 में से कोई एक ढूंढना था। जैसे एजमिथल क्वांटम नंबर के यूज किया तब कितना हुआ? 6 में से कोई एक होगा। जब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकल गया तब कितना? 2 में से कोई एक होगा, या तो 4p2 होगा या 4p क्या होगा? 5 होगा। अब इस दोनों में से कौन होगा? तो सिंस s इक्वल टू क्या लिखा है? s की वैल्यू -½ है। अब आप देखो गौर से, 4p2 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो +½ होगा, अब 4p5 इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है तो वो क्या होगा? -½ इसलिए लिखेंगे द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज 4p5, मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन सा है? 4p का 5वां इलेक्ट्रॉन है। क्या भाई मजा आया? वेरी गुड। ऐसे समझते चलो। मैंने कहा शुरू में क्वांटम नंबर काफी आसान है, समझ जाओगे तब। अब मान लो किसी भी एटम का आखिरी इलेक्ट्रॉन 4p5 है, तो बताओ उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब एटॉमिक नंबर कितना होगा? निकाल लोगे? देखते जाओ, जल्दी जल्दी करता हूं, थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले ले या फिर नोट बनाना जरूरी है, नोट तो जरूर बनाए। ओके, 4p5 है, इसलिए उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा। तो लास्ट में क्या था? 4p5। देखो है, उससे पहले क्या होगा? 3d10, उससे पहले बोलते जाए 4s2, 3p6 होगा, 3s2, 2p6, 2s2 और उससे पहले 1s2, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये हो जाएगा।
देखो 4p है, देखो 1s2 2s2 2p6 3s 3p 4s पढ़ा था, ss ps ps dsp dps dp ऐसे तक जरूरत है ही नहीं। तो अब आप देखो, इसलिए टोटल इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर कितना होगा 35, इसलिए एलिमेंट होगा, पहचान लिया हमने, एलिमेंट होगा ब्रोमीन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता 35, बस ये होगा। ऐसे सवाल भी अक्सर आते रहते हैं। अब चलते टाइप 3, तीसरे टाइप का प्रॉब्लम। टाइप 3 में चलो मिटा दें, समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। टाइप 3 में चलो, थर्ड टाइप में, कि कौन सा क्वांटम नंबर का सेट इम्पॉसिबल है, मतलब परमिसिबल नहीं है। थर्ड टाइप, टाइप 3, तीसरे टाइप का प्रॉब्लम, टू आइडेंटिफाई है ना, इम्पॉसिबल मतलब नॉट परमिसिबल, यहां लिख देता हूं, नॉट परमिसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर, सेट ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन का कौन सा सेट, क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर का कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर परमिसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कौन सा पॉसिबल है, वो बता रहा हूं, अपने आप समझ आएगी, इसके अलावा सब क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। तो यहां पहले याद रखना, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 ये कुछ भी हो सकता है, बट ये जीरो नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा एंड फ्रैक्शनल नहीं होगा, फ्रैक्शनल नहीं होगा, बट नॉट ये नहीं होंगे, ये हो सकता है। L की वैल्यू फ्री नहीं है, L की वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, m पर। तो ये वैल्यू 0 से लेके n-1 के बीच हो सकता है, बियॉन्ड इट कभी नहीं होगा, ठीक है, ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल, लेकिन ये नहीं होगा। m की वैल्यू L पर डिपेंड करता है, उसका भी रेंज पड़ा था, ये मिनिमम वैल्यू क्या होगा, +L टू -L इंक्लूडिंग 0, इसके बियॉन्ड यदि कुछ होगा तो आप वो इम्पॉसिबल है, फिजिबल नहीं है, इंक्लूडिंग 0, इसके बियॉन्ड आप कभी नहीं लेंगे। और S की वैल्यू ±½ हो सकता है, इसके बियॉन्ड नहीं, सबसे आसान है पहचानना, ठीक है, बस इन बातों को याद रख लेना। अब पता है आपको, हमने एक बार समरी बता दी, अब एग्जाम्पल देते जा रहा हूं, आप हमें बताना कि क्या यह सेट पॉसिबल है या इम्पॉसिबल, दोनों बात लिखना, पॉसिबल है तो पॉसिबल, इम्पॉसिबल है तो इम्पॉसिबल, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में दे दिया कि इसमें से पॉसिबल और इम्पॉसिबल सेट पता करें, पहला दे रहा हूं n = 5, L = 3, m = 0, s = -½ दूसरा दे रहा हूं n = 4, L = 0, m = +2, s = +½ C में दे दिया n = 6, L = 0, m = 0, s = -½ D में दे दिया n = 2, L = 1, m = -1 और s = +½ और दे देता हूं n = यहां दे दिया 4 5 6 3 दे देता हूं 3, L = 1 ले लेते हैं, m = ले लेते हैं हम लोग 0 और s = ले लिया -½ बस 5 एग्जाम्पल काफी है, ठीक है। अब n = 5, L = 3 लिखा हुआ है, सब कुछ है,
तब बताओ n इक्वल टू 5 तो क्या l इक्वल टू n तो कुछ भी हो सकता है, l इक्वल टू क्या 3 हो सकता है, तब कहेंगे यस। क्यों? तो l इक्वल टू क्या हो सकता है 0 से लेके 5 माइनस 1 तक, यानी 0 से लेके 4 तक, यानी 0 1 2 3, तो ये इसके लिए ये पॉसिबल है। l इक्वल टू 3 हो गया तो m की वैल्यू 0 हो सकता है, क्यों? तो +3 से लेकर -3 तक, तो ये भी वैल्यू पॉसिबल है। s कुछ भी हो सकता है, यानी ये वैल्यू पॉसिबल है, या टिक मार्क लगा देता हूं, ये वैल्यू पॉसिबल है, संभव है, किसी न किसी इलेक्ट्रॉन का होगा। फिर चलो n इक्वल टू 4 तो l वैल्यू 0 हो सकता है, क्यों? तो 0 से लेके n माइनस 1 तक 0 है तो चलेगा। l इक्वल टू 0 तो क्या m इक्वल टू +2 हो सकता है? कभी नहीं होगा। l इक्वल टू 0 तो m इक्वल टू हमेशा क्या होता है 0, यानी ये वैल्यू कभी भी पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। एक पता चल जाएगा, इम्पॉसिबल ले, ठीक है, मतलब परमिसिबल नहीं है। n इक्वल टू 6 तो क्या l इक्वल टू 0 होगा? यस। l 0 तो m इक्वल टू 0 हो सकता है, प्लस ऑफ माइनस ऑफ कुछ भी हो सकता है। n इक्वल टू 2 तो l इक्वल टू 1 हो सकता है, क्यों? 0 और 1 p, और जब l इक्वल टू 1 है p है तो m की वैल्यू क्या हो सकता है? +1 0 -1, ये भी पॉसिबल है, प्लस l से माइनस l के बीच में है ना। और s इक्वल टू प्लस ऑफ, तो ये भी पॉसिबल है भाई, ये भी पॉसिबल है। इसके लिए चलता हूं n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 1 चलेगा, l इक्वल टू 1 तो m की वैल्यू 0 भी हो सकता है, +1 0 -1 चलेगा, ये भी पॉसिबल है। मतलब इन चार में से ये सेट इम्पॉसिबल था, नॉट परमिसिबल, ड्यू टू, कारण क्या कहोगे? l इक्वल टू 0 के लिए m इक्वल टू +2 कभी भी संभव नहीं है। क्या ये समझ में आ गया? यस नो। अब मैं इसी से रिलेटेड आपको कुछ नीट की प्रॉब्लम, जो प्रीवियस ईयर या एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, उसकी ट्रेनिंग कराता हूं। अब देखो, उसी क्वांटम नंबर पर कुछ PYQ, नीट के जो PYQs है उसको एक्सप्लेन करता हूं, ताकि आपको प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वांटम नंबर से रिलेटेड सारी सवाल का जवाब मिल जाएगा। इस टाइप के सवाल आते हैं जो एनसीईआरटी के पेज नंबर भी लगा दिया, एनसीईआरटी से डिराइव किया गया। जब भी नीट में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका बेसिस क्या होता है? एनसीईआरटी, ठीक है। तो वही बात लिखा हमने। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल। 4f ऑर्बिटल में है कोई इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए चारों क्वांटम नंबर में से कौन सा सेट करेक्ट है? याद रखना 4f लिखा तो n इक्वल टू 4, f है तो l वैल्यू क्या होगा 3, तो ये पहले जरूरी है। तो यहाँ पहला देखता हूं n इक्वल टू 4, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 3 है, तो इसको तो पहले ही हटा दो। अभी 3 बच गया, इस तीनों में से कोई एक हो सकता है, n इक्वल टू 4, क्यों? तो यहाँ लिखा है 4f ऑर्बिटल के लिए, इस वजह से। अब चलो f है तो l की वैल्यू कितना होना चाहिए? 3, 0 1 2 3, f की वैल्यू क्या होगी? f है तो l की वैल्यू 3, अब l की वैल्यू 3 यहां भी है, l की वैल्यू 3 यहां भी है, लेकिन यहाँ l की वैल्यू क्या है? 4 है, इसलिए ये ऑप्शंस तो पहले हट जाएंगे, ये भी पहले ही हट गया, पॉसिबल नहीं, ठीक है। अब यहां चलो, इस दोनों में ये पॉसिबल है 4f के लिए, ये भी पॉसिबल है, ये दोनों पर। अब m की वैल्यू चलो, अब l की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू +3 से लेके -3 तक कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ क्या लिखा है? +1 पॉसिबल है, s की वैल्यू पॉसिबल, तो ये पहले ही पता लग गया कि ये ऑप्शंस क्या है? पॉसिबल है, परमिसिबल है, ठीक है। और यहां भी देखो l इक्वल टू 3, लेकिन m इक्वल टू क्या लिखा है? +4, कभी भी m की वैल्यू l से ज्यादा नहीं होगा। l 3 है तो m की वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा? +3, मिनिमम कितना होगा? -3, कभी भी 3 से ज्यादा नहीं होगा। इस वजह से ये भी क्या हुआ? इम्पॉसिबल होगा, पॉसिबल वैल्यू ये होगा। पता चल गया? कोई रफ वर्क की जरूरत नहीं है। फिर लिखा विच इज नॉट परमिसिबल, इसमें से वही बात है कि कौन इसमें से परमिसिबल नहीं है। आप सही चेक करो, n इक्वल टू 5, l इक्वल टू 3 हो सकता है, l इक्वल टू 3 तो m इक्वल टू 0 भी हो सकता है, क्यों? तो l इक्वल टू 3 है, m वैल्यूज क्या सब लिखते हैं? +3 से लेकर -3 तक, तो उसी में 0 आता है, तो
तो ये नहीं कि यही वैल्यू पॉसिबल परमिसिबल लग गया, बाकी के चेक कर लेते हैं। n इक्वल टू 3 है तो l इक्वल टू 2 हो सकता है, पॉसिबल है। l इक्वल टू 2 तो m की वैल्यू कभी भी -3 नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या, कम से कम क्या होगा -2, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा +2। ओके, तो यहाँ ये वैल्यू, इसलिए ये हम क्या करेंगे, इसको ये वैल्यू इम्पॉसिबल है। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद फिर चलो नेक्स्ट है n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 2, चलेगा, संभव है। n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 2, और फिर लिखा है इसमें से कहा था परमिसिबल कौन नहीं होगा, हमने ये परमिसिबल है, ये भी नहीं, इसमें क्वेश्चन था कि परमिसिबल कौन नहीं है, इम्पॉसिबल कौन है। तो ये देखो ये भी चलेगा, n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 2, l इक्वल टू 2 तो m की वैल्यू क्या होगा, +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो ये भी वैल्यू पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। यहां चलते n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 0 m इक्वल टू 0 s इक्वल टू क्या है +1/2, ये भी परमिसिबल है। यानी ये जो b लिखा था ये b कभी भी परमिसिबल नहीं है, बाकी ये सारे के सारे क्या है परमिसिबल। यानी ये वैल्यू जो b लिखा है ये परमिसिबल नहीं है, ड्यू टू impossible value of what m, because l equal to 2, so m may be +2 +1 0 -1 -2, इसलिए इसका ऑप्शन लेंगे तो कौन सा होगा, ये, इसको आप कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। अगला है द रिलेशन बिटवीन, हमने क्वेश्चन पहले लिख लिया था प्रोग्रेस के लिए, द रिलेशन बिटवीन nm क्या है, द नंबर ऑफ permissible values of magnetic quantum number, n for number और m for magnetic quantum number। तो relation between number of permissible magnetic quantum number values, लिखा number of permissible values of magnetic quantum number है ना, m के कितने पॉसिबल है, and given value of azimuthal quantum number l, मतलब magnetic quantum number कितने वैल्यूज होंगे और l, इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो ऑप्शंस लिखा है l इक्वल टू nm -1/2, l इक्वल टू, ये डिफरेंट ऑप्शंस है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आप सबने पढ़ा था नंबर ऑफ m वैल्यूज जो परमिसिबल है, यानी इसको क्या लिखा है nm इक्वल टू पढ़ा था 2l + 1, अभी हम लास्ट लेक्चर में बताए थे नंबर ऑफ m वैल्यूज क्या होता है 2l + 1, या फिर n² भी होता है, उसकी जरूरत नहीं है शेल नंबर के स्क्वायर की, यानी nm इक्वल टू 2l + 1। इतनी बात समझ में आ गया, यस नो, तो बताओ। और 2l इक्वल टू हम लिख सकते हैं, या 2l इक्वल टू लिख सकते हैं nm, इस +1 है तो इधर क्या लिखेंगे -1, इसलिए l इक्वल टू क्या लिखोगे nm, आगे लिख दो, सो l इक्वल टू nm -1 डिवाइडेड बाय कितना 2, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा ए। ये रिलेशन पता होना चाहिए, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के वैल्यूज कितना होगा 2l + 1, बाकी तो आपको धोखा देने के लिए दिया। इस तरह से क्वांटम नंबर के बारे में हमने कंप्लीट कंसेप्ट दे दिया। फिर भी आप में से किसी स्टूडेंट कोई डाउट हो, यू मस्ट आस्क योर प्रॉब्लम थ्रू कमेंट सेक्शन। रोज कहता हूँ भाई, आपको थोड़ा भी कुछ बेनिफिट लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट लिखो, ठीक है, ताकि हमें भी लगे मेरा पढ़ाने का एक ही मकसद है कि जो भी कुछ ज्ञान है हम आप लोगों तक पहुंचाएं, इसके अलावा कुछ नहीं है, नथिंग है। बाय बाय, टेक केयर।